और चलिए अब बात करेंगे खबरों के विस्तार से। और सबसे पहले बात, अगले 20 मिनट हम आपको बताएंगे देश की राजधानी दिल्ली में कल और परसों यानी शनिवार रविवार का दिन बेहद खास है, क्योंकि G20 समिट की बीते कई महीनों से जो तैयारियां चल रही थी, अब उस तैयारी की परीक्षा का दिन आ चुका है। कुछ मेहमान आ चुके हैं, कुछ आने बाकी है। G20 समिट की मेजबानी के लिए देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह तैयार है और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सबसे सशक्त देश अमेरिका, उनके राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और ऐसी खबरें हैं कि आज शाम तक जो बाइडेन दिल्ली पहुंच जाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह पहला भारत दौरा है। हालांकि वो पहले भी आए हैं, लेकिन तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। ऐसे में अमेरिकी प्रेसिडेंट ये भारत जब पहुंचेंगे, उनका तो दौरा खास होगा ही। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसके अलावा अगले 3 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से अधिक द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कल का दिन काफी खास होगा। हालांकि आज शाम तक जो बाइडेन जब दिल्ली पहुंचेंगे, 8 सितंबर यानी आज अमेरिका, मॉरिशस, बांग्लादेश, ये तमाम वो देश है जिससे द्विपक्षीय वार्ता होगी भारत की। और इधर कल यानी शनिवार 9 सितंबर का दिन काफी खास होगा, क्योंकि कल G20 का ऑफिशियल पहला दिन होगा। कल यानी 9 सितंबर को ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के अलावा और भी कुछ देश हैं जिनसे द्विपक्षीय वार्ता होगी, बातचीत होगी। और उसके अगले दिन यानी रविवार को 10 सितंबर को कनाडा, तुर्की, UAE, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। अगले 3 दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे। और आपको बता दें, तैयारियां जो चल रही हैं वो तो आप NDTV पर लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस बार जो G20 देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, मेहमानों का स्वागत AI एंकर करेगी। आस्क गीता टूल से हर सवाल का जवाब मिलेगा। रोबोट यानी AI तकनीक का इस्तेमाल इन दिनों देश में, दुनिया में काफी हो रहा है। और खास बात यह है कि भारत के 5000 साल पुराने इतिहास को दिखाने की भी कोशिश होगी, जैसा कि G20 का इस बार थीम है वसुदेव कुटुंबकम। और चलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान G20 समिट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 का यह सम्मेलन विश्व के कल्याण के लिए, सबके सुखी, निरोग और सबके कल्याण के लिए एक नई राह दिखाएगा। सभी अतिथियों का एक बार फिर हृदय से स्वागत। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी पुनः 14 सितंबर को मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर बीना वे पधार रहे हैं, जहां बीना रिफाइनरी स्थापित है, पेट्रोकेमिकल उत्पाद। तो आप मध्य प्रदेश के सीएम को सुन रहे थे, सीएम शिवराज, जिन्होंने खुशी जाहिर की है प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व कर रहे हैं। भारत को यह मौका इस बार मिला है। और ये देखिए, आज की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं, कुछ आना बाकी है। देश की राजधानी और खासतौर पर एयरपोर्ट पे इस वक्त काफी खास सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, तमाम एजेंसियां। और ये देखिए, ये अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष नजर आ रहे हैं और भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भारत के डेलीगेट्स हैं, जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इन्हें रिसीव कर रहे हैं। कनाडा, केन्या, हालांकि जो अभी बड़े देश हैं ब्राज़ील और अमेरिका, दूसरी तरफ और जो बड़े देश हैं, उन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज शाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आज सुबह से ही दिल्ली की चकाचौंध हम कहें कुछ अलग दिख रही है। जो सज संवर कर दिल्ली बीते कुछ दिनों से तैयार थी, अब उस दिल्ली के प्रगति मैदान पर जो भारत मंडपम बना है, वो इस कार्यक्रम के लिए तैयार है। अभी जो इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है बायलैटरल से जुड़ी, यानी द्विपक्षीय वार्ताओं से जुड़ी। आपको पता है कि जब भी इस तरह के समिट्स होते हैं तो साइडलाइंस पे द्विपक्षीय वार्ताएं भी होती हैं, और वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। कम से कम 15 देशों के साथ उमा बायलैटरल्स होने हैं। जी बिल्कुल, और सबसे अहम है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होगी, उसको लेकर अभी जो जून में प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका,
उसके बाद जो वहाँ पर जो बातचीत हुई उसको आगे बढ़ाने की जो बात है वो इसमें होगी। और जो बाइडेन वहाँ से उड़े तो विमान में जो अमेरिकी पत्रकारों को जो संबोधन दिया गया, जो एक जानकारी दी गई उसके मुताबिक जी जेट इंजन, MQ-9 रीपर्स जो कि ड्रोन है, और 5G 6G, इसके अलावा जो इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है और सिविल न्यूक्लियर एरिया, तो ये अहम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत आगे बढ़ेगी, ऐसी जानकारी दी गई है। हालांकि ये भी कहा गया है साथ में कि बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो G20 के लिए रहेगा, और इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ बायलैटरल नहीं कर रहे। कोई जानकारी अमेरिका की तरफ से नहीं दी गई है। ये कहा गया है कि अनौपचारिक तौर पर अमेरिका भी कई देशों के साथ यहाँ बातचीत करेगा। बिल्कुल, आमतौर पर यही होता है। और अगर आज के बायलैटरल की हम बात करें तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि बांग्लादेश से भी है बायलैटरल, मॉरिशस से भी बताया जा रहा है कि बायलैटरल है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि ये जो बायलैटरल जो द्विपक्षीय वार्ताएं हो रही हैं ये प्रधानमंत्री के घर पर हो रही हैं, यानी कि लोक कल्याण मार्ग पर हो रही हैं। ये आमतौर पर होता नहीं है। हैदराबाद हाउस में होता है, वहाँ पर बिल्कुल फॉर्मल सेटिंग होती है, लेकिन क्योंकि दिल्ली इस तरह से किलेबंदी की गई है दिल्ली में, और सिक्योरिटी का जो भी मसला है उसको देखते हुए शायद ये वजह है कि आज पीएम आवास पर ये बायलैटरल्स होंगे। और वहाँ पर कोई प्रेस स्टेटमेंट हमें बताया जा रहा है, अभी तक की जानकारी जो है कि प्रेस स्टेटमेंट जैसे आमतौर पर देते हैं वो नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे जितने भी जो अमेरिकी सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि हर मुद्दे पर जो भी दोनों के सहयोग की बात है उस पर ज़रूर बात है, लेकिन ये कंटिन्यूइंग बातचीत है। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी आपको तैयारी बता रहे थे कि आज फिलहाल क्या अपडेट है, द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी। इधर दूसरी तरफ देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मक्लाउड ने G20 शिखर सम्मेलन को लेकर हिंदी में NDTV के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। चीन रूस पर अमेरिका का क्या रुख है, क्या स्टैंड है, मार्गरेट ने यह भी स्पष्ट किया। सुनाते हैं आपको। हम देख रहे हैं कि ना रूस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, न चीन के राष्ट्रपति आ रहे हैं, और लगातार एक चीज़ ये भी कही गई थी पहले कि बाली डिक्लेरेशन जो था G20 का वैसा ही हो सकता है, लेकिन अब इस पर रूस तैयार नहीं है। आखिरकार कौन कौन प्रतिनिधि के तौर पर भेजे वो तो हर एक देश का फैसला है। जो भी प्रतिनिधि चीन और रूस भेजे उनके साथ हम काम करना चाहते हैं। जब आप कह रहे हैं कि सूरत हाल बदल रहे, मैं इस मिसाल देना चाहती हूँ उदाहरण के तौर पर कि देखिए रूस ना सिर्फ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से निकल गए जिसके तहत यूक्रेन अपने अनाज निर्यात कर सकते थे, बल्कि उनके अनाज के गोदामों पर ही हमला किया करते हैं, और ये तो वैश्विक मंदी पर असरात पड़ती है। और अनाज की महंगाई में कौन नुकसान पहुंचाते हैं? दुनिया के गरीब तरीन लोगों है। रूस का ये कहना है कि जो ग्रेन डील से वो निकला वो इस वजह से निकला क्योंकि उसके हित का जो बात थी वो नहीं हो रही थी। उसके फर्टिलाइजर्स, उसके ग्रेन्स को नहीं जाने दिया जा रहा था, जिस तरह की पाबंदियां उस पर लगी है। क्यों मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी भी कोई समझौता होता है तो दोनों पक्षों को एक एक कदम पीछे खींचना होता है। तो रूस भी अपनी मांग पे अड़ा हुआ और G20 कहीं ना कहीं दो खेमों में बंट गया है। हाँ, रूस के बातों से मुतफिक नहीं है क्योंकि हमारे पाबंदी जो रूस पर है वो ह्यूमैनिटेरियन आइटम्स पर कोई ताल्लुक नहीं है। आपसे एक सवाल कि अमेरिका ने किस तरह से हिंदी की अहमियत को समझा है और हिंदी के स्पोक्स पर्सन को जो है इस काम पे लगाया है कि हिंदी के जनमानस तक, आप उर्दू का भी शब्द बहुत इस्तेमाल करिए, तो हिंदी उर्दू के जनमानस तक पहुंचा जाए। ये किस तरह से उसको एहसास हुआ कि ऐसा करना चाहिए? हिंदुस्तानी बोलने वाले लोग कई लाख है। अभी इंडिया सबसे बड़ी जनसंख्या के देश है और हुकूमत अमेरिका अमेरिकी सरकार हिंदुस्तानी बोलने वाले लोगों को बराह रास्त हमारे नीति समझाना चाहते हैं। और इधर देखिए, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार देश की राजधानी नई दिल्ली में हो रहा है। मेहमान पहुंच रहे हैं। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बार सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी जगह उनके प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। ऑप्शन है वो है इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का। बिल्कुल।
और काफ़ी जैसा मैं बोल रही थी उमा, जो कि हमारी आवाज़ नहीं गई, तो काफ़ी विशालकाय है। हमें बताया गया था कि एरिया बहुत होगा, लेकिन ये सच में बहुत विशालकाय है। अंदर चल के देखते हैं संजय के अंदर क्या है। इधर से अगर आप आएँ, इधर से तार बचाकर तो ये जो है यहाँ पे बूथ बनाए गए हैं, जैसा कि जानकारी पहले दी गई थी, और इसमें अलग अलग स्टूडियोज़ भी बनाए गए हैं, बूथ बनाए गए हैं, और ज़्यादातर ये इंटरनेशनल मीडिया के लिए है, जो अपना पोस्ट प्रोडक्शन का जो काम है यहीं पे करेंगे। अब जैसे देखिए, एक जो विदेशी मीडिया के जो लोग हैं, वो उन्होंने अपना एक केबिन जो है वो लिया है, और यहाँ पर उनके तमाम इक्विपमेंट, एक झलक अगर हम दिखा पाएँ इक्विपमेंट के, ये जर्मन टेलीविज़न है, और यहाँ पे इन्होंने अपना एक बूथ जो है वो लिया है, और इस तरह के तमाम बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं कादम्नी। बिल्कुल, और अभी शायद बहुत सारे बूथ जो हैं वो खाली भी होंगे, लेकिन जैसे ही डेलीगेशंस आएंगे, ये सारे जो बूथ हैं वो भर जाएंगे। CNN आप देख सकते हैं, DW यहाँ पर, TRT जो कि तुर्की का चैनल है, तो उनके लिए भी यहाँ खास इंतज़ाम किए गए हैं। इस लेवल का, इस विस्तार का उमा शायद अभी तक हमने यहाँ पर नहीं देखा है। इतना बड़ा आयोजन कभी हुआ भी नहीं है अगर वैश्विक मंच के आयोजन की बात करें तो। और सबसे अच्छा जो अंदर आने में क्या लग रहा है, आप सबों को भी वही लग रहा होगा, यहाँ जो AC चल रहा है, क्योंकि अब तक हम धूप में और खुले में चलकर काम कर रहे थे। अंदर AC बहुत अच्छा है, और ये भले ही लीडर्स लाउंज नहीं है, लेकिन ये मीडिया लाउंज ज़रूर है। मीडिया लाउंज है, और देखिए वर्क स्टेशन वहाँ पे लगाए गए हैं, चेयर्स वहाँ पे जो है वो लगाए गए हैं। लैपटॉप नहीं रखा गया है, क्योंकि सब लोग अमूमन अपना अपना लैपटॉप, अपना अपना इक्विपमेंट लेकर आते हैं। तो ये एक हॉल है, और इस तरह के कई जो केबिन्स हैं और कई ऐसे खुले जो एरियाज़ हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की एक झलक है। एक लॉन्ग शॉट यहाँ से दिखाते हैं जी। और ये यहाँ से एक बार फिर से घुमा कर अगर दिखाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी, वैसे उमा मुझे अभी लग रहा है कि एक उधर चलते हैं, वहाँ पर भी एक लाउंज के तरह का बनाया गया है, वहाँ भी चल के देखते हैं। यहाँ पर आप देखें संजय, दिखाएं अगर यहाँ से कि किस तरह से कंप्यूटर्स वगैरह लगाए गए हैं, पूरा ये इंतज़ाम किया गया है। हॉल नंबर 5 है ये, फर्स्ट फ्लोर पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के पूरा इंतज़ाम यहाँ पर इस तरह से कि काम करने में मीडिया को कहीं दिक्कत ना आए। नर्मदा हॉल इसका नाम है, जैसे आप देख रहे हैं। नाम नदियों पे रखा गया, नर्मदा, महानदी, वहाँ इंडस, और ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का जो मेन एरिया है वो है। हमें कुछ खाने पीने की चीज़ों के जो स्टॉल हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, तो उसका भी सेवन करेंगे। बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। लेकिन असल बात है जो हम देखने की कोशिश करें कि कौन सा वो स्क्रीन है जहाँ पे सब कुछ जो है वो लाइव आएगा, जो कुछ भी लाइव आना होगा बैठक के अंदर से, तो वो हम लोकेट करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि शायद उस हॉल के अंदर होगा। जी, चल के देखते हैं कि वहाँ पर अंदर क्या है। और लेकिन इंतज़ाम अभी तक जो हैं वो काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। एक नज़र आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि एक अंदाज़ा रहे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और कितनी बड़ी संख्या में मीडिया भी इसको कवर कर रही है। अहमियत जो है वो अपने आप में ज़ाहिर होती है कि भारत ने किस तरह से इंतज़ाम किया है। चलिए इस हॉल के अंदर हम चल रहे हैं। हिमालय इसका नाम दिया गया है। इस हॉल के अंदर चल के देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो ये जो हॉल है, यहीं से सब कुछ जो ओपन सेशन होगा वो यहाँ से दिखेगा। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हॉल है, जो ये बताया गया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल होगा जिसमें 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। लगता है शायद ये वो है। और यहाँ पे स्क्रीन्स लगे हुए हैं, तो लगता है कि यहीं पे वो तमाम जो लाइव टेलीकास्ट होगा, जो ओपन सेशन होगा, वो यहाँ से दिखेगा, और जो क्लोज डोर होगा वो तो खैर कहीं नहीं दिखेगा। तो ये यहाँ पे इस तरह से सेटअप जो है ये लगाया गया है, और ये एक बड़ा हॉल है। बिल्कुल, यहाँ पे अभी सेटअप हो रहा है। और पहला जो यहाँ पर इवेंट है, जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं कि वो एक प्रेस ब्रीफिंग है, और उसके बाद और भी बाकी जगहों का भी जायज़ा लेते हैं। यहाँ पर अभी कैमरा सेट हो रहे हैं, बाकी यहाँ पर और क्या इंतज़ाम है वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम झंडे वहाँ पर, और ये जो मीडिया सेंटर है वो 24 घंटे काम करेगा। यानी अब से थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पे इसको
खोल दिया जाएगा। खुल गया है वैसे, लेकिन 2:30 बजे का वक्त दिया गया है इसके ऑफिशियली इसके खुलने का। तो उसके बाद जो है ये 10 तारीख तक 24 घंटे खुला रहेगा, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया और उसके जो क्रू हैं, जब यहाँ पे रात होगी तो कई देशों में दिन होगा और वहाँ कवरेज के लिए यहाँ पे जो जर्नलिस्ट है वो तैनात होंगे, तो इसलिए 24 घंटे ये चलेगा। बिल्कुल। और इस वक्त उमा, अगर आप इधर आएँ तो हम दिखाना चाहेंगे ये जो लाइन से जो झंडे लगे हैं, हमेशा ये किसी भी इंटरनेशनल समिट में ये काफ़ी एक अट्रैक्टिव चीज़ होती है। आप देखें यहाँ पर, संजय आप दिखाएं किस तरह से G20 नेशंस के यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये सबसे कलरफुल नज़ारा है यहाँ पर। अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 यानी 43 जो झंडे हैं वो यहाँ पर होंगे। जो 20 G20 देश या यूरोपियन यूनियन के जो झंडे हैं वो, उसके अलावा 9 आमंत्रित देश हैं जिसमें बांग्लादेश जैसा देश शामिल है, और इसके अलावा 14 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, चाहे वो UN है, चाहे वो WTO है, इन सब के जो झंडे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो सबसे कलरफुल जो इलाका है, जो स्पॉट है वो ये है, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सेल्फी यहीं पर ली जाएगी। बिल्कुल। और न सिर्फ कलरफुल, बल्कि उमा आप ये देखें कि भारत एक ऐसा आयोजन कर रहा है जिसमें इतने सारे देश आ रहे हैं, और एक तरह से ये भारत की जो एक उभरती हुई दुनिया के पटल पर जो तस्वीर है ज़्यादा मजबूत होती हुई, उसकी तरफ भी ये इशारा करता है। तो ये झंडे सिर्फ झंडे नहीं, बल्कि वो सभी देश हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत के साथ जुड़े हुए हैं, और ये बेहद अहम बात है इस कॉन्टेक्स्ट में भी। जी बिल्कुल। और देखिए, G20 का आयोजन ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। अलग अलग देश जो हैं इसकी अध्यक्षता करते रहे हैं, अलग अलग देश जो हैं उनके यहाँ आयोजन होता रहा है। लेकिन भारत में जिस तरह से आयोजन हुआ है, जिस तरीके से 60 अलग अलग शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकें हुई, और जो अलग अलग डेलीगेशन था अलग अलग देशों के, उनको वहाँ ले जाया गया, भारत के उन हिस्सों का दर्शन कराया गया, और उन हिस्सों में जो प्रगति के कुछ काम जो हैं वो किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो हुआ। तो जो मैं बार बार कहता हूँ कि टॉक ऑफ द स्मॉल टाउन यहाँ पे G20 के आयोजन को बना दिया गया, और इसकी गूंज जो है वो दुनिया में सुनने को मिलती है। और तभी जो बाइडन ने जो उनके आने की जो बात हुई, जब व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया तो कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो G20 का आयोजन हुआ है उसकी सराहना करेंगे जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। तो ये गूंज है जो बाहर सुनाई पड़ी है। बिल्कुल। और ये गूंज अभी और भी सुनाई देगी, क्योंकि जब आकर लोग देखेंगे, और हर जगह से ये कहा जा रहा है कि जो आयोजन हुआ है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में भी आयोजन हुआ है, उनकी भी तस्वीरें बदली हैं। और वही अब यहाँ दिल्ली ऐसे भी खूबसूरत है, लेकिन बिल्कुल बदल दिया गया है। और इतना जो आपको हम अभी तक दिखा रहे हैं, ये सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की ये तस्वीर है। आप सोचें कि जहाँ पर बातचीत होगी, जहाँ पर निगोशिएशंस होंगे, जहाँ पर नेता मिलेंगे, उसका जो वैभव है वो भी आपको कल से दिखना शुरू होगा। लेकिन सिर्फ ये एक बस हिस्सा भर है, और सोचिए कितना बड़ा हिस्सा है। और हम थोड़ा सा और चलते हैं, यहाँ से कुछ इलाके और हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अगर और कुछ नया यहाँ पे कुछ दिखे तो, हालांकि मुझे लगता है कि ये इतने बड़े इलाके में है कि शायद एक पूरा चक्कर लेने में आधा घंटा से ज़्यादा का समय लग जाएगा। योग के लिए यहाँ किताबें भी रखी हुई हैं, और आप देखें अगर। और हमने ये जानना चाहा था कि अगर कोई पत्रकार जो रात को रुकना चाहे तो क्या व्यवस्था है। बताया गया था कि वहाँ पे कोचेज जो हैं वो लगे हुए हैं, और आप चाहें तो आराम से रात भर यहाँ बैठ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद जिस तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था है, जिस तरह से सुरक्षा बंदोबस्ती है, वो हो सकता है वो ना जाना चाहें। और जिस तरह से अंदर आने के पहले इक्विपमेंट की जो जांच होती है उसमें टाइम लगता है, लंबी लाइनें लग रही हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ना चाहें कि यहाँ से जाएं, क्योंकि खाने पीने का सामान है, जो ठहरने की व्यवस्था है, और बहुत सारे लोग तो शायद अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें, कुछ कपड़े भी लेकर आए हैं। जो हम जिनसे हमने बात की वो ये बता रहे थे। और अगर मैं अपने अनुभव की आज की बात करूँ, तो जिस तरह से पहले सिक्योरिटी चेक में कई बार ज़्यादा वक्त लगता था, आज उतना वक्त नहीं लगा। शायद इसलिए क्योंकि आज संख्या भी मीडिया कर्मियों की थोड़ी कम है। कल हो सकता है कि ज़्यादा हो तो उसमें ज़्यादा वक्त लगे, लेकिन एक तरह से एक दिख जाता है कि किस तरह के इंतज़ाम हैं, और मतलब स्मूथली चले उसके लिए कितना ज़्यादा इंतज़ाम किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी सोचा गया है। जी, तो ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का नज़ारा जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये हम और लंबा दिखा सकते हैं आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि हमें फिर वापस उस स्पॉट पे पहुंचना है। क्योंकि डर इस बात की भी है कि वहाँ अगर हम ना पहुँचे तो जो जगह हमने लिया है, जहाँ से पीछे भारत मंडपम दिखे, वहाँ पर कोई और आकर काबिज हो जाए। तो हम वो वापस वहाँ जा रहे हैं, फिर आप अपने दर्शकों के पास आएँगे। तब तक के लिए शुक्रिया।
तो देखा आपने हमारे वरिष्ठ सहयोगी कादम्बिनी शर्मा और उमाशंकर सिंह वहां पर जो मीडिया के लिए, इंटरनेशनल मीडिया के लिए जो तैयारियां, जो बॉक्स बनाए गए हैं, केबिन बनाए गए हैं, क्योंकि आप देखिए G20 समिट हो रही है देश के राजधानी दिल्ली में। विश्व के कई देशों के प्रतिनिधि तो पहुंचेंगे ही, लेकिन इस इवेंट को कवर कौन करेगा? मीडिया करेगा। और अपने अपने देशों की जो मीडिया है, राष्ट्राध्यक्ष वो भी वहां पर पहुंचेंगे जब लाएंगे, तो ऐसे में वहां पर कितना भव्य कक्ष बनाया गया है। दूसरी तरफ एक हर जगह बार कोड लगाया गया है ताकि किसी भी अतिथि को, किसी भी G20 में शामिल होने वाले अतिथि को कोई समस्या आती है, अगर कोई जिज्ञासा है, कुछ उसे FNQ जिसे हम कहते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो वो उसे स्कैन कर सकता है अपने मोबाइल से और पूरे 2 दिवसीय G20 समिट की हर जानकारी अपने फ़ोन पर वो पा सकता है। तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जब G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पहुंची और उनका स्वागत दिल्ली के हवाई अड्डे पर हुआ, सांस्कृतिक नृत्य के साथ हुआ। और दूसरी तरफ देखिए, शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह से जो तैयारियां चल रही थी वो तैयारियां पूरी हो गई है। मेहमानों का आना अब शुरू हो गया है। इंतज़ार अब सिर्फ कल 9 और 10 तारीख का है।